नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 7 जनवरी के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। BCCI का मूल्य अब 14,489 करोड़ रुपए हुआ, जानिए आंकड़े। दुनिया का सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड BCCI वित्त वर्ष 2018-19 के अंत तक 14,489.80 करोड़ रुपए के साथ एक विशाल क्रिकेट बोर्ड बन चुका था। अब उसने अपनी वित्तीय क्षमता में 2,597.19 करोड़ रुपए जोड़ लिए हैं। यह आंकड़े हालिया बैलेंस शीट के अनुसार है। बैलेंस शीट के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के 2018 संस्करण के दौरान BCCI को 4,017.11 करोड़ रुपए से अधिक की आय हुई, जो कि 2,407.46 करोड़ रुपए है। बैलेंस शीट जो कि अभी भी सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं है, जबकि 2019-20 का खाता भी अभी तैयार नहीं है। हालांकि यह ध्यान देना होगा कि BCCI कई हाई प्रोफाइल मुकदमों में शामिल है, जिसमें आयकर विभाग, पूर्व IPL फ्रेंचाइजी कोची डेक्कन चार्जर्स, सहारा, न्यू स्पोर्ट्स, वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप आदि शामिल हैं। अगर ये सभी मामले BCCI के खिलाफ जाते हैं तो भारतीय बोर्ड की परेशानी बढ़ सकती है, उसे इसका भुगतान करना पड़ सकता है। इसी बीच बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में बदलाव की तैयारी, घर रखे सोने से ब्याज कमाने का मिलता है मौका। घरों में पड़े गोल्ड को सिस्टम में वापस लोन के लिए केंद्र सरकार ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को लॉन्च किया था। अब इसे आकर्षक बनाने के लिए सरकार इसमें बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। CNBC आवाज ने सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के आधार पर कहा है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में शामिल होने वाले ज्वेलर्स को सरकार की तरफ से इंसेंटिव्स मिल सकता है। इस बारे में जानकारी देते हुए CNBC आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सरकार इस स्कीम में बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके तहत बड़े ज्वेलर्स रिटेल चेन को इंसेंटिव्स देने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत ज्वेलर्स को गोल्ड की कीमत का 1.5% तक इंसेंटिव मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश हुई और ओले गिरे, सर्द हवाओं में तेजी और ठिठुरन बढ़ी। जैसा कि दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के कई हिस्सों में बुधवार को सुबह बारिश हुई और ओले गिरे। राजधानी में सुबह करीब 7:30 बजे दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई। यह जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने मौसम विभाग ने बताया कि दिन में भी बारिश होने और ओले गिरने का अनुमान है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के निवासियों ने बारिश और ओले गिरने के वीडियो साझा किए। सफदरजंग वेधशाला ने मंगलवार को शाम 5:30 बजे तक 1.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की थी। पालम, लोधी रोड और रिज क्षेत्र के मौसम केंद्रों ने इस दौरान क्रमशः 5.3 मिलीमीटर, 0.4 मिलीमीटर और 4.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान बढ़कर 13.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया और अधिकतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जो 15 साल में जनवरी में सबसे कम था। चलिए नजर डालें कोरोना आंकड़ों की ओर। देश में एक दिन में कोरोना के 18,000 नए केस की पुष्टि, मृतकों का आंकड़ा 1.5 लाख के पार। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 18,087 मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 1,03,74,932 तक पहुंच गया। इसी दौरान देश में 264 मौतें दर्ज की गई, जिसके बाद मरने वालों की संख्या 50,114 तक पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को ये जानकारी दी। भारत में लगातार 5वें दिन कोरोना वायरस संक्रमण की संख्या 20,000 से नीचे दर्ज की गई। अब तक देश में 99,97,272 मरीज इस बीमारी से उबर चुके हैं। फिलहाल 2,27,546 मरीज सक्रिय रूप से संक्रमित हैं। रिकवरी दर 96.36% है, जबकि मृत्यु दर 1.45% है। महाराष्ट्र अब तक का सबसे प्रभावित राज्य बना हुआ है। दैनिक नए मामलों में से 84% 10 राज्यों केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से सामने आ रहे हैं। 2 टीकों की मंजूरी के साथ जल्द ही बड़े पैमाने पर देश में टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने पहले चरण में लगभग 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की योजना बनाई है, जिसमें 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और 27 करोड़ बुजुर्ग शामिल हैं। भारत में 7 अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख। दिल्ली सरकार की ओर से भी एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। किस क्लास में स्कूल बैग का कितना होगा वजन? दिल्ली सरकार ने जारी की गाइडलाइन। स्कूल जाने वाले अब हर बच्चे के बैग का वजन तय होगा। किस क्लास का बच्चा कितने वजन तक का स्कूल बैग लेकर जाएगा, यह दिल्ली सरकार ने तय कर दिया है। इसे लेकर सरकार ने एक गाइडलाइन तय की है। यह दिशा निर्देश सभी प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों पर लागू होगी। स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के तहत सभी स्कूलों को इस गाइडलाइन का पालन करना होगा।
सभी स्कूलों को सिर्फ SCERT, NCERT और CBSE द्वारा निर्धारित की गई टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करना होगा। किसी भी क्लास में टेक्स्ट बुक की संख्या इन संस्थानों द्वारा निर्धारित की गई संख्या से अधिक नहीं हो सकती। स्कूल के प्राध्यापकों और टीचर्स को हर क्लास के लिए एक टाइम टेबल तैयार करना होगा ताकि छात्रों को हर रोज बहुत सारी किताबें और नोटबुक न लानी पड़े। एक प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए कोई भी नोटबुक नहीं होगी। 1 स्टोन और 2 ND क्लास के लिए सिर्फ एक नोटबुक के इस्तेमाल होगा। इन क्लासेज के लिए कोई भी होमवर्क नहीं होगा। 3 अन्य क्लासेज में एक सब्जेक्ट के लिए अभ्यास, प्रोजेक्ट, यूनिट टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स की सिर्फ एक नोटबुक होगी जिसे टाइम टेबल के हिसाब से छात्रों को लाना होगा। छात्रों को पढ़ाई के लिए अतिरिक्त किताबें या एक्स्ट्रा मटेरियल स्कूल में लाने के लिए नहीं कहा सकता। सभी स्कूलों को स्कूल बैग के वजन का चार्ट स्कूल के नोटिस बोर्ड पर और हर क्लासरूम में लगाना होगा, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी खबर। वर्ल्ड बैंक का अनुमान, वित्त वर्ष 2021 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में आएगी 9.6% की गिरावट। वाशिंगटन। विश्व बैंक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में 9.6% की गिरावट आने का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि ये गिरावट आम लोगों के घर खर्च और निजी निवेश में जबरदस्त कमी के कारण अर्थव्यवस्था में ये गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि ये उम्मीद भी जताई है कि साल वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि सुधरकर 5.4% रहेगी। भारत के सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो रही रिकवरी। वर्ल्ड बैंक ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा है कि कुल रोजगार में 80% हिस्सेदारी वाले असंगठित क्षेत्र में कोरोना संकट के चलते आय में भारी नुकसान हुआ है। साथ ही कहा कि भारत में वैश्विक महामारी ने अर्थव्यवस्था को ठीक तब झटका दिया जब ग्रोथ में पहले से ही गिरावट का रुख था। हालांकि हालिया आंकड़ों के मुताबिक सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रिकवरी हो रही है। फाइनेंशियल सेक्टर की हालात नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के कारण कोरोना संकट के पहले से ही खराब थी। पाकिस्तान को लेकर वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत के पड़ोसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ 0.5% रहेगी। हालांकि इसमें तेज रिकवरी की उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के दबाव और सेवा क्षेत्र की कमजोरी के कारण आर्थिक वृद्धि दर पर दबाव बना रहेगा। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि शेष दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का असर कम गंभीर रहा है, लेकिन फिर भी काफी प्रभावी रहा। टूरिज्म और ट्रैवल पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं पर सबसे बुरा असर नजर आया। ऐसे देशों में मालदीव, नेपाल। रुपये को लेकर भी बड़ी खबर है। रुपये ओपन टुडे द 6 जनवरी 2021। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में सुस्त कारोबार। शुरुआती कारोबार में आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में सुस्ती के साथ कारोबार होते हुए देखा जा रहा है। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे की बेहद मामूली बढ़त के साथ 73.17 प्रति डॉलर के भाव पर खुला है। बीते सत्र में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 73.18 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ था। मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च अमित सजेजा के मुताबिक आज के कारोबार में रुपया जनवरी वायदा में 73.5 के लक्ष्य के लिए 73.2 के भाव पर खरीदारी फायदे का सौदा साबित हो सकती है। रुपये के इस सौदे के लिए 73.05 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। आज के कारोबार में रुपये में 73-73.35 के दायरे में कारोबार की संभावना है। एंजल ब्रोकिंग डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट एनर्जी एवं करेंसी अनुज गुप्ता के मुताबिक आज के कारोबार में रुपया जनवरी वायदा में 73.80 के लक्ष्य के लिए 73.20 के भाव पर खरीदारी की जा सकती है। रुपये के इस सौदे के लिए 72.90 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। इसी बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। भारत इजराइल ने मध्यम रेंज की मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। भारत और इजराइल ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। दोनों देशों ने अपनी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से इस प्रणाली को विकसित किया। इसका मकसद शत्रु विमान से संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करना है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI ने कहा कि यह परीक्षण पिछले सप्ताह एक भारतीय परीक्षण केंद्र में किया गया। MRSAM सतह से हवा में मार करने वाली एक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो विभिन्न एरियल प्लेटफॉर्म से संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह शत्रु विमान को 50-70 किलोमीटर की दूरी से मार गिरा सकती है। IAI और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने इसे संयुक्त रूप से इजराइल और भारत की अन्य रक्षा कंपनियों के साथ साझेदारी करके विकसित किया है। MRSAM का इस्तेमाल भारतीय सेना की तीनों शाखाओं और इजराइल रक्षा बलों IDF द्वारा किया जाएगा। प्रणाली में उन्नत रडार, कमांड एवं नियंत्रक, मोबाइल लॉन्चर और अत्याधुनिक RF अन्वेषक के साथ इंटरसेप्टर है। IAI के अध्यक्ष एवं CEO बोज लेवी ने कहा, MRSAM वायु एवं मिसाइल रक्षा प्रणाली एक अत्याधुनिक अग्रणी प्रणाली है जिसने विभिन्न खतरों के खिलाफ अपनी उन्नत क्षमताओं को एक बार फिर से साबित किया है। वायु रक्षा प्रणाली का ट्रायल भी एक जटिल अभियान रहा और कोविड-19 की वजह से चुनौतियां और बढ़ गईं। IAI ने कहा कि इजरायली विशेषज्ञों और भारतीय वैज्ञानिकों तथा अधिकारियों ने परीक्षण में भाग लिया और इसे देखा।
ईरानी केसर को लेकर बहुत बड़ी खबर। ईरानी केसर ने बिगाड़ा कश्मीरी बाजार का खेल। 200 रुपये प्रति ग्राम में मिलने वाला केसर अब 70 रुपये बिक रहा। सूखी मेवा हो या मसाले, रेट के मामले में दोनों के बीच केसर ही है जो लाखों रुपए किलो के हिसाब से बिकती है। और अगर उसके दाम भी इतने गिर जाएं कि कारोबारी सकते में आ जाएं तो चौंकना लाजमी है। ईरानी केसर भारतीय बाजार में आने के बाद कुछ ऐसा ही हुआ है। कश्मीरी केसर का बाजार औंधे मुंह आ गिरा है। केसर के रेट भी कहें तो आसमान से जमीन पर आ गए हैं। अब बिना जेब की परवाह किए केसर की चाय और केसर के दूध का मजा लिया जा सकता है। वहीं जानकारों की माने तो एक सामान्य तापमान पर रखने से लंबे समय तक केसर खराब भी नहीं होती है और न ही इसके स्वाद पर कोई फर्क पड़ता है। कोरोना लॉकडाउन से पहले सामान्य कश्मीरी केसर 200 प्रति ग्राम तक बिक रही थी, लेकिन जब लॉकडाउन के बाद बाजार खुले तो नवरात्र और दिवाली के मौके पर यही केसर 150 के भाव पर आ गई थी। लेकिन जैसे ही सर्दियां शुरू हुई और डिमांड बढ़ी तो यह केसर फिर से 200 और 220 रुपये तक के रेट पर पहुंच गई। लेकिन इसी दौरान बाजार में ईरानी सुपर नागिन केसर ने भी भारतीय बाजार में दस्तक दे दी। यह इतनी सस्ती आई कि देखते ही देखते कश्मीरी केसर का बाजार औंधे मुंह गिर गया। दिल्ली में केसर की होलसेल का कारोबार करने वाले नसीम शेख बताते हैं कि ईरानी केसर रिटेल बाजार में प्रति ग्राम 80 से 90 रुपये तक बड़ी आसानी से बिक रही है। कहीं कहीं कारोबारी। व्हाट्सएप को लेकर महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक्सेप्ट करें या आपका अकाउंट होगा डिलीट। व्हाट्सएप में यूजर्स के पास अभी नॉट नाउ का ऑप्शन है, मतलब अगर यूजर्स चाहें तो इसे एक्सेप्ट न करें। एक्सेप्ट न करने पर ऐप चलता रहेगा। जल्द ही ऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू होने वाली है। दुनिया भर में पॉपुलर ऐप व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए नए नए फीचर्स लेकर आता रहता है। इस साल ऐप में कई फीचर्स आने वाले हैं। व्हाट्सएप जल्द ही अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आने वाला है। अगर यूजर्स इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उन्हें ऐप डिलीट करना होगा। आइए जानते हैं इस नई प्राइवेसी पॉलिसी में क्या है खास। व्हाट्सएप की नई टर्म्स और प्राइवेसी पॉलिसी। व्हाट्सएप यूजर्स को ऐप की नई टर्म और प्राइवेसी पॉलिसी को जल्द ही एग्री करना होगा। माना जा रहा है कि अगर आप इस प्राइवेसी पॉलिसी से एग्री नहीं होंगे तो आप व्हाट्सएप का यूज नहीं कर पाएंगे। वेबइन्फो की माने तो व्हाट्सएप 8 फरवरी 2021 को अपनी टर्म्स ऑफ सर्विस को अपडेट करने जा रहा है। अगर व्हाट्सएप यूजर्स इससे एग्री नहीं होते हैं तो वे व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।